Assalamualaikum friends, वेलकम टू आवर चैनल द अदर स्टोरीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत खौफनाक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका डरना तो पक्का है। तो दिल थाम कर बैठिए और हैंड्स फ्री लगा लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम एहसन, मेरा नाम शहजाद है। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसने हमारी पूरी फैमिली को हिला कर रख दिया है। जिन जिन्नात पर हम लोग यकीन तो नहीं किया करते थे, पर जब अपनी आंखों से उनको देखा तो हम सबको भी यकीन करना ही पड़ा। वो मेरे घर के एक फ़र्द को अपने साथ भी ले गए हैं और अब शायद मेरी बारी है। पर यह सब हमारे साथ क्यों और कैसे शुरू हुआ, इसके लिए आपको मेरा पूरा वाक़या सुनना पड़ेगा। एक दिन सुबह रोज़ की तरह मैं, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई और मामा नाश्ता कर रहे थे। मुझे और भाई को कॉलेज के लिए देर हो रही थी, तो पापा ने कहा, मैं बैंक जाते हुए तुम दोनों को कॉलेज छोड़ दूंगा, पहले आराम से बैठकर नाश्ता करो। और फिर पापा हमको कॉलेज ड्रॉप करके बैंक चले गए। हम जब शाम में कॉलेज से वापस घर आए तो पापा अभी तक घर नहीं आए थे, जबकि वो तो 5 बजे तक वापस आ जाया करते थे। मैंने मामा से पापा के बारे में पूछा तो वो भी पापा की वजह से परेशान हो रही थी। खैर, हमने थोड़ी देर और वेट किया, पर जब पापा 8 बजे तक भी नहीं लौटे तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हो गई थी। हम बैंक गए, उनके दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से भी पूछा, यहाँ तक के हॉस्पिटल में भी जाके चेक किया, पर पापा का कुछ पता नहीं चल रहा था। इस सारी भाग दौड़ में रात के 11 बज चुके थे। हम थक हार के घर वापस आ गए, पर पापा अभी तक घर नहीं आए थे। हम पुलिस में उनकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने जा ही रहे थे कि पापा घर आ गए। उनको देखकर हमारी जान में जान आई, पर उनको देखकर लग रहा था वो अपने होश में नहीं है। मतलब उन्होंने शराब पी रखी थी। उनके पास से उस वक्त बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हम उनको इस हालत में देखकर परेशान हो गए थे कि जिस शख्स ने जिंदगी में एक सिगरेट तक नहीं पी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो उसने आज शराब पी ली है। बहरहाल हमने पापा को बिस्तर पर लिटा दिया। वो हमको धक्के दे रहे थे और अपने आप को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे और अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे, जिन बातों की हमें पापा से उम्मीद नहीं थी। वो रात जैसे तैसे कटी। सुबह मामा ने कहा, जाकर डॉक्टर को ले आओ, रात से तुम्हारे पापा को बहुत तेज बुखार है। मामा के चेहरे पर डर और परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने छोटे भाई को कॉलेज भेज दिया और खुद डॉक्टर को लेने चला गया। डॉक्टर ने पापा का चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिखकर दे दिए। पापा भी बेहोशी की हालत में ही थे। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने मामा से पूछा, आपको क्या हुआ है? तो मामा ने बताया, मैंने आज तक तुम्हारे पापा को नशे को हाथ तक लगाते नहीं देखा। वो पूरी रात अजीब बातें करते रहे, जैसे वह तुम्हारे पापा नहीं कोई और हैं। सुबह 4 बजे वो ज़ोर से चीख कर उठ गए थे और कहने लगे, कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने फ़ौरन रूम की लाइट ऑन की तो उनके दोनों हाथ उनकी गर्दन पर थे और वो अपना ही गला दबा रहे थे। चेहरा लाल हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उनके हाथ उनकी गर्दन से हटाए और उनसे पूछा, आपको क्या हो रहा है? वो उस वक्त लग रहा था जैसे बेहोशी से जागे हों। वो उठकर बैठ गए और गायब दिमागी से कहने लगे, मुझे कुछ इल्म नहीं है मुझे क्या हो रहा है। तो फिर मैंने पापा से बड़ी नरमी से पूछा, आप सुबह बच्चों को छोड़ने गए थे, उसके बाद क्या हुआ था? तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह बच्चों को कॉलेज छोड़कर बैंक चला गया था। वहाँ से फारिग होकर मैं घर आ रहा था। मुझे किसी को अर्जेंटली कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने थे जो मैं घर पर ही भूल गया था। तो मैंने जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया जो हमेशा वीरान पड़ा रहता है। मैंने सोचा
मैं वहाँ से जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। जब मैं उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर आया तो मैंने रास्ते में एक औरत को देखा जिसकी कार ख़राब थी, तो उसने मुझे रुकने का इशारा किया। वो दिखने में काफ़ी अच्छी फैमिली की लग रही थी। उसने मुझसे कहा, मेरी कार ख़राब हो गई है और आसपास यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है। अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे आप मेन रोड तक छोड़ दें, मैं वहाँ से कोई टैक्सी कर लूँगी। तो पापा ने कहा, ठीक है, आप बैठ जाएं। वहाँ से मेन रोड का कार में 5 से 7 मिनट का फासला था। तो वो औरत गाड़ी में पीछे बैठ गई। रास्ते में न उसने मुझसे कोई बात की न मैंने उससे की। जैसे ही मैं उस जगह से निकलकर मेन रोड पर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गाड़ी में नहीं थी। मैं खौफ से कांप गया कि औरत गाड़ी से कहाँ गायब हो गई है। मैंने कार से उतरकर भी चारों तरफ देखा पर वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। उसके बाद मैं कार में बैठ गया और फिर अचानक मेरा सर चकराना शुरू हो गया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं घर वापस कैसे आया था। ये बातें बताते हुए मामा रोने लगी और उनको परेशान और रोता देखकर मैं भी रोने लगा। मामा ने मुझे गले लगा लिया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब हम दोनों भाई और मामा सुबह नाश्ता कर रहे थे तो पापा अपने रूम से बाहर आए और मामा को गलीज़ गालियां देने लगे। हम हैरत से पापा का ये रूप देख रहे थे। उस वक्त उनकी आवाज़ के साथ साथ एक और आवाज़ भी आ रही थी जो किसी औरत की लग रही थी, जैसे उनके अंदर से कोई और बोल रहा हो। मामा ने रोते हुए पापा से पूछा, आपको क्या हो गया है? तो वो मामा की रोती सूरत को देखकर अजीब तरह से हंसने लगे, जैसे ऐसा करके उनको बहुत मज़ा आ रहा हो। हम सब उनको ज़बरदस्ती पकड़कर उनके रूम में ले गए और मैंने छोटे भाई को कॉलेज भेज दिया। वो पापा की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। पापा रूम में भी उस अजीब आवाज़ में बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। फिर वो अचानक बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो उनको कुछ देर पहले हुई कोई बात याद नहीं थी। हम उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहाँ उनका चेकअप हुआ और जो टेस्ट डॉक्टर ने बताए थे वो करवाए, पर वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक थे। टेस्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई तो हम उनको वापस घर ले आए। वो पूरा दिन बिल्कुल ठीक रहे, पर शाम होते ही कार लेकर घर से निकल गए। उस वक्त घर पर ना मैं था न मेरा छोटा भाई था। हम जब घर वापस आए तो गाड़ी गैराज में नहीं थी और अंदर मामा बैठी रो रही थी। मामा के चेहरे और हाथों पर नाखून से छीलने के निशान थे। मैंने घबराते हुए मामा से पूछा, ये निशान कैसे हैं और पापा कहाँ गए हैं? तो मामा और रोने लगी और बताया कि वो अपने कमरे में थे, मैं किचन में काम कर रही थी। तो वो अचानक कमरे से बाहर आए और कार की चाबी लेकर बाहर जाने लगे। तो मैंने बस उनको रोका तो उन्होंने मुझे अजीब गुस्से वाली नज़रों से देखा और फिर अपने नाखूनों से मेरे चेहरे और हाथों को नोच कर बाहर चले गए। उस रात भी पापा रात में लेट आए और उसी तरह नशे में धुत सिगरेट पीते हुए। हम उनको संभालने के लिए आगे बढ़े तो वो हम भाइयों को भी गालियां देने लगे और अपने कमरे में चले गए। सब बहुत अजीब लग रहा था। हम सब उस वक्त मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पापा को क्या हुआ है, और जो समझ आ रहा था उसको जहन मानने को तैयार नहीं था। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। अब पापा हर वक्त नशे की हालत में रहते। वो रोज़ हमको सुबह शाम शराब पीकर गालियां देते और सिगरेट तो एक के बाद एक पीते। बात इतनी बढ़ गई कि वो अब हमारे सामने ही मामा को मारने लगे थे। मेरा छोटा भाई तो बिल्कुल चुप हो गया था। घर के ऐसे अजीब माहौल ने उसके जहन को अंदर से हिला के रख दिया था। तो मैंने घर के पास ही एक हॉस्टल में उसका दाखिला करा दिया कि जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम जब तक घर नहीं आना। मैं भी घर के हालात से बहुत डिस्टर्ब हो गया था। कॉलेज ऑफ होने के बाद भी देर तक बाहर ही रहता। मुझे अपने ही घर से वहशत आने लगी थी। एक दिन मैं
कॉलेज ऑफ होने के बाद देर तक रात घर नहीं गया और एक गली के बाहर बनी फुटपाथ पर बैठ गया। उस वक्त वहाँ बहुत सन्नाटा था, आसपास कोई नहीं था। मैंने अब घर वालों से छुपकर सिगरेट भी पीना शुरू कर दी थी। मैंने अभी सिगरेट पीना शुरू ही की थी कि पता नहीं कहाँ से अचानक वहाँ पापा आ गए और उसी नस्वानी आवाज़ में कहने लगे कि तुम मुझसे छुपकर यहाँ घूमते फिरते रहते हो, और मेरे हाथ से सिगरेट लेकर खुद पीने लगे। उस वक्त उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। मैं वहाँ से घर की तरफ भागने लगा, पर जब मैंने 15 से 20 कदम के बाद पीछे मुड़कर देखा तो पापा वहाँ नहीं थे। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर मैं अभी भी घर जाना नहीं चाहता था। मैं वहीं घर के आसपास इधर उधर घूमता रहा। कितने में मामा मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गई। मेरे पास पहुँचते ही मामा ने जोर से मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और अगले ही लम्हे मुझे अपने गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी, एक बेटा हॉस्टल चला गया है, पापा तुम्हारे मेंटली सिक हो गए हैं, तुम पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहते हो। कभी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा कि हमारी माँ किस अजाब से गुजर रही है। ये कहकर मामा और जोर जोर से रोने लगी। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो मैंने मामा को चुप करवाया और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आइंदा आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और हम पापा का भी ट्रीटमेंट करवाएंगे। हम दूसरे दिन ही पापा को हॉस्पिटल ले गए और उनके फिर से बहुत सारे टेस्ट हुए। तो टेस्ट की रिपोर्ट ने हमारे साथ साथ डॉक्टर को भी हैरान कर दिया था। पापा की दोनों किडनीज फेल होने वाली थी और उनको अचानक कैंसर भी डायग्नोस हो गया था, जबकि 3 मंथ्स पहले जब टेस्ट करवाए थे तो सब चीज़ें नॉर्मल आई थीं। डॉक्टर ने पापा को घर भेज दिया। घर आकर मैंने मामा को पापा वाले इंसिडेंट के बारे में बताया कि कैसे मैं गली के बाहर बैठा था और वो वहाँ अचानक आ गए और फिर अचानक गायब हो गए और कहा कि मुझे लगता है कि पापा के ऊपर कोई साया है। तो मामा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, पर रोज़ बरोज़ पापा की हालत ख़राब होती चली गई। फिर जब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही तो मामा की एक फ्रेंड ने पापा को एक बाबा को दिखाने को कहा। वो झाड़ू वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। हम उनको घर ले आए तो उन्होंने घर के सहन में आग लगाई और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। पापा अपने कमरे से बाहर आए और उन बाबा के चारों तरफ घूमने लगे। उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। बाबा ने पापा को एक बार झाड़ू से मारा। पापा डर से सहम गए और सहन के एक कोने में बैठ गए। बाबा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते जा रहे थे। फिर पापा एकदम खड़े हो गए और जोर जोर से नस्वानी आवाज में हंसने लगे और कहने लगे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। फिर जैसे ही बाबा ने फिर से झाड़ू मारने की कोशिश की तो पापा ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और उनके ऐसा करते ही बाबा के जिस्म अजीब तरह से मुड़ना शुरू हो गया, जैसे उन पर अचानक फालिज का अटैक हो गया हो। वो उसी हालत में जैसे तैसे अपनी जगह से खड़े हुए तो पापा ने उनका हाथ छोड़ दिया। वो उसी वक्त कुछ कहे बगैर घर से बाहर भाग गए। हम सब ये मंजर देखकर अपनी अपनी जगह पर जम गए थे और पापा मुस्कुराते हुए अपने रूम में चले गए। उस कुव्वत ने जब तक हमारे जहन और हमारे घर पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। पापा हर वक्त नशे में धुत रहते। हम उनको खुदा का वास्ता देते पर वो किसी की नहीं सुनते थे। बस रात होते ही घर से निकल जाते और फिर रात देर से वापस आते। अब तो घर में पापा की नामौजूदगी में भी अजीब चीज़ें होने लगी थीं। अचानक किचन के बर्तन गिर जाते। मामा को लॉन में कुर्सी पर बैठी एक औरत दिखाई देती जो सिगरेट पी रही होती, पर मामा जब बाहर जाती तो वहाँ कोई नहीं होता। एक बार मैं नहाने गया तो मुझे अंदर ही अपने कमरे से कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने सोचा शायद मामा होंगी। तो जब मैं बाहर आया तो वहाँ एक औरत मुंह मोड़कर बैठी हुई थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? अब जो मैंने देखा वो खून जमा देने वाला मंजर था। उस औरत ने वैसे ही बैठे बैठे अपनी पूरी गर्दन मेरी तरफ घुमा दी और मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार सी थीं। वो आंखें आज भी कभी मुझे याद आती हैं तो मुझे आज भी उतना ही डर लगता है जितना उस दिन लगा था। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि डर के मारे मैं वहीं पर बेहोश हो गया।
दूसरी तरफ पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हमें उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। कुछ एक हफ्ते बाद हम उनको घर ले आए। वो अब काफ़ी बेहतर लग रहे थे और जब से हॉस्पिटल से आए थे उन्होंने शराब पीना छोड़ दी थी। एक शाम वो बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे तो हम चाय पीने लॉन में बैठ गए। मामा का उस वक्त चेहरा सुकून से भरा हुआ था। पापा मामा से हंसी मजाक कर रहे थे। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा था कि कितने महीनों बाद कुछ खुशी नसीब हुई है। पर यह खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। अचानक पापा लॉन में लगे एक दरख्त की तरफ देखकर सहम गए। उनकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। पापा ने कहा, वो आ गए हैं। मामा ने हैरत से पापा से पूछा, कौन आ गए हैं? तो पापा ने उस दरख्त की तरफ इशारा किया और डर से उठकर घर के अंदर चले गए। मैं और मामा हैरत से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे क्योंकि हमें वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम पापा को देखने उनके रूम में गए तो पापा बेजान हालत में अपने बेड पर पड़े हुए थे। उनका इंतकाल हो गया था। ये देखकर हमारे पैरों से ज़मीन निकल गई। मामा वहीं पापा के पास सख्ते की हालत में बैठ गईं। वो टूट चुकी थी। फिर कुछ वक्त गुजरा। छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया और फिर मैंने मामा को भी उसके पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। मैं अब भी उसी घर में रहता हूँ। मैं चाहते हुए भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाता और वो औरत अब भी मुझे अपने घर में दिखाई देती है। आप सबसे गुजारिश है, मेरे पापा की मग़फ़िरत और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। शुक्रिया शहजाद भाई, आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। अल्लाह आपके वालिद की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और आपको इस आसिब की शर से महफूज फरमाए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमेशा पाकी की हालत में रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं आपसे अगले वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।